नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इन दिनों एक फिल्म का डायलॉग जो है खास करके सोशल मीडिया पे बहुत सुनाई देता है। वो डायलॉग है, ये दुख है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ये डायलॉग आप कई जगह पर सुनेंगे, फिल्मी डायलॉग है लेकिन सोशल मीडिया पे खूब प्रचलित है कि ये दुख खत्म होने का नाम क्यों नहीं लेता। आज अगर कांग्रेस के संदर्भ में मैं इस डायलॉग को कहूं तो कुछ गलत नहीं होगा। कांग्रेस का दुख है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। मैं दुख इस संदर्भ में कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के एक के बाद एक जिस तरह से कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी से जिस तरह से किनारा कर रहे हैं, वो आखिर देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए दुख का कारण है कि नहीं है। जाहिर सी बात है, दुख का कारण होगा ही। बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता एक एक करके किनारा कर रहे हैं, दिग्गज नेताओं के बच्चे किनारा कर रहे हैं। और आज तो राजस्थान में जहां अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं, वहां पर एक तरह से सचिन पायलट ने एक नई उड़ान भर दी है। कांग्रेस के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता सचिन पायलट, हालांकि 2018 में यानी कि जब पिछले बार चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव हुए थे और उन्होंने जमीन पर खूब मेहनत की थी, उसके बाद से ही वो लगातार मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। लेकिन 4.5 साल हो गए पर उनके सब्र का पैमाना जो है भरा नहीं, उनका सब्र जो है वो टूटा नहीं। पर 4.5 साल बाद लगता है कि सचिन पायलट का सब्र का पैमाना छलकने लगा है। इससे पहले भी सचिन पायलट पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी में बगावत करके पार्टी विधायक दल को तोड़ने की कोशिश की थी। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि सचिन पायलट को और उनके समर्थकों को बीजेपी ने 10 करोड़ रुपया दिया था उस बगावत के लिए। लेकिन 2018 में, उसके बाद 2020 में ये जो बगावत हुई, ये जैसे तैसे खत्म हो गई। पर अब सचिन पायलट वसुंधरा राजे सरकार में हुई जो नाकामी थी, जो कथित भ्रष्टाचार के मामले थे, उसको लेकर आज उन्होंने जयपुर में एक दिन का अनशन किया। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अनशन का मुद्दा तो वसुंधरा राजे की 5 साल पुरानी जो सरकार थी उसमें भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, पर निशाना दरअसल मुख्यमंत्री गहलोत की कुर्सी थी। इसीलिए कांग्रेस ने कहा कि यह पार्टी विरोधी गतिविधि है। यह भी सोचिए कि पायलट कह रहे हैं कि वो वसुंधरा राजे सरकार के जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ अनशन कर रहे हैं, पर पार्टी कहती है कि यह पार्टी विरोधी गतिविधि है, राजस्थान सरकार के विरोध में हुई गतिविधि है, और उसका नोटिस भी जारी कर दिया जाता है। लेकिन नोटिस के बावजूद सचिन पायलट लगता है कॉकपिट में बैठ गए हैं और उड़ान भरने की तैयारी में है। हालांकि सचिन पायलट की जो फ्लाइट है वो कहां जाएगी कोई नहीं जानता, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कई बार ये फ्लाइट उड़ाई, लेकिन उनकी फ्लाइट जो थी क्रैश कर गई। इस बार वो कहां लैंड करेंगे कोई नहीं जानता। लेकिन सचिन पायलट ने अनशन किया और टेंशन में कांग्रेस आ गई है। दो टूक में आज इसी पर चर्चा होगी। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए रिपोर्ट देखिए। जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का एक दिन का अनशन भले ही खत्म हो गया है, पर राजस्थान कांग्रेस में टेंशन शुरू हो गई है। यूं तो कहने के लिए सचिन पायलट का अनशन 5 साल पुरानी वसुंधरा राजे सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ था, पर पायलट की निगाहें कहीं और थीं, निशाना कहीं और था। राजनीति की थोड़ी भी समझ रखने वाले लोग जानते हैं कि सचिन पायलट ने अनशन के बहाने दरअसल राजस्थान में आज कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस का नेतृत्व भी इस बात को अच्छी तरह से समझता है, इसलिए राजस्थान कांग्रेस के इंचार्ज सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कल ही बयान जारी करके ऐलान कर दिया था कि पायलट का अनशन पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा। इस ऐलान के बाद भी पायलट अपने प्रोजेक्ट से टस से मस नहीं हुए, उल्टे शीर्ष नेतृत्व को कड़ा संदेश देते हुए पायलट गुट ने धरना स्थल पर कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता की तस्वीर नहीं लगने दी। जो हमने कई मर्तबा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों को आश्वासित किया था करप्शन के खिलाफ,
हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और मैं चाहता था कि सरकार में रहते हुए कांग्रेस की सरकार में इस पर कार्रवाई हो, पारदर्शी कार्रवाई हो। उस पर हमने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। अगर हमें अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है, चुनाव में जब हम लोग जाएंगे तो लोगों को लगना चाहिए कि हमारी कथनी करी में फर्क नहीं है। अनशन खत्म करने के बाद पायलट ने कहा कि राजस्थान के चुनाव में अब सिर्फ 6-7 महीने ही बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस जनता के बीच क्या मुंह लेकर जाएगी। उधर चुनाव से कुछ महीने पहले एक बार फिर राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट की जंग छिड़ने से कांग्रेस में बेचैनी है। जो भी बात है वो घर में होनी चाहिए ना, घर से बाहर नहीं होनी चाहिए। अब आप मुझसे पूछ रहे हो तो वो भी मैं वही गलती करूं जो कोई और कर रहा है, मैं भी आपसे बात करूं, वो बात नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे मन में कोई बात होगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से अवश्य मिलूंगा, कहूंगा, वो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अगर कुछ पार्टी के हित में होगा तो मैं उनसे कहूंगा। इस सब के बीच भाजपा एक और राज्य में कांग्रेस की इस अंतर कलह को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की नाकामी बता रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर झगड़े हो रहे हैं इनके, और तो और राजस्थान के अंदर ये झगड़े पिछले 4-4.5 साल से सबको नजर आ रहे हैं। सत्ता का नशा इतना ज्यादा कि राजस्थान वालों के साथ धोखा। राजस्थान ने कांग्रेस को अवसर दिया सेवा करने का, लेकिन 4 साल से लगातार सत्ता की लड़ाई ही चल रही है। वैसे पायलट और गहलोत की ये जंग 2018 के चुनाव के बाद से ही चल रही है। जुलाई 2020 में पायलट ने कुछ कांग्रेस विधायकों के साथ मिलकर बगावत भी कर दी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने पायलट को नाकारा, निकम्मा और गद्दार भी कह डाला था। पर पायलट तब खून का घूंट पीकर रह गए थे। पर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों नेताओं की ये जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन नहीं आया हूँ, मैं कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। तो आपने रिपोर्ट देखी, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का परिचय करूं, इस समय सीधा बीजेपी हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा, जहां बीजेपी की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है शुरू हो रही है। जरा सीधे चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर। केंद्र सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री और कर्नाटक के चुनाव प्रभारी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी आपको संबोधित करेंगे। आपको संबोधित करेंगे कर्नाटक प्रदेश के प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, हमारे कर्नाटक के चुनाव सह प्रभारी और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रसायन एवं उर्वरक माननीय मनसुख मांडविया जी और सह चुनाव प्रभारी और तमिलनाडु प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई जी। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय धर्मेंद्र जी से कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय जी। मित्रों, अभी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तथा कर्नाटक के संगठन के लंबे समय से काम करने वाले हमारे आदरणीय प्रभारी अरुण सिंह जी औपचारिक रूप में कर्नाटक की आने वाले विधानसभा, जिसकी नॉमिनेशन 13 तारीख से शुरू होकर 20 तारीख तक चलेगा और 10 मई को चुनाव होगा। आप लोगों के मन में भी उत्कंठा थी। इस बार पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी होने के नाते विधानसभा स्तर की ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, पार्टी के रिस्पॉन्सिबल कार्यकर्ताओं की कंसल्टेशन की प्रक्रिया पूरा किया। इसी महीने, पिछले महीने की 31 को, फिर फर्स्ट और सेकेंड
कर्नाटक की सारे 31 जिले में इस प्रक्रिया को पूरा किया गया। 25,000 से ज्यादा ग्रासरूट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, संगठन के कार्यकर्ता उस कंसल्टेशन में पार्टिसिपेट किए। फिर 1 और 2 तारीख में कर्नाटक की डिस्ट्रिक्ट लेवल की लीडरशिप से स्टेट की लीडरशिप, हमारे नेता आदरणीय येदियुरप्पा जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बोम्मई जी, प्रदेश के अध्यक्ष नलिन कटील जी तथा तमाम वरिष्ठ नेता जिला की लीडरशिप से चर्चा किया। फिर 4-5-2 दिन स्टेट इलेक्शन कमेटी बेंगलुरु में बैठी। उन्होंने पैनल बनाया, विधानसभा स्तर की रिकमेंडेशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल की रिकमेंडेशन, उसको लेके डिटेल पॉलिटिकल एनालिसिस करते हुए हमने फिर स्टेट इलेक्शन कमेटी को के अंदर हम लोग मिले। फ्रेंड्स, आज बीजेपी जो डेमोक्रेटिक पार्टी, वी हैव रन थ्रू ए कंसल्टेशन प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम असेंबली लेवल टू स्टेट लेवल, involving more than 25,000 grassroots worker, activist, political responsible representative. We have completed our consultation process. Karnataka State Election Committee recommended a panel of names to Central Election Committee. Central Election Committee, in the august presence of our honorable leader, Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, National President Shri Jagat Prakash Nadda ji preside over the meeting. All the important leaders, Honorable Rajnath Singh ji, Honorable Amit Shah ji, National Organizing Secretary B.L. Santosh ji, and all the senior leaders participated in the election committee, Central Election Committee, with detailed deliberation. Today, with the recommendation of Central Election Committee, now we are going to announce (189) candidates for forthcoming assembly election of Karnataka. Before formally announcing the candidates, if I say in one sentence what is the basic feature of this consultancy process and what is the outcome. मित्रों, एक राजनीतिक और प्रजातांत्रिक पार्टी के नाते, डेमोक्रेटिक पार्टी के नाते इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद 21वीं सदी में the people of this country has again and again reposed faith on Bharatiya Janata Party and our leader Shri Narendra Modi ji. In his leadership, India will go to a new heights. He is a visionary leader. Now we are popularly coined a word, double engine Sarkar. This is now accepted by almost all the states, and whether it is a provincial election or election for Government of India, election for Parliament of India. And today, youthfulness, freshness, new representative with new ideas, leader for next generation, and we all know Karnataka, as it's a
own character. Karnataka is citadel of knowledge, citadel of new economy. 21वीं सदी की भारत नहीं दुनिया की नई अर्थनीति की एक प्रमुख स्थान कर्नाटका है। उस कर्नाटका की विधानसभा में एक नया जनरेशन की लीडरशिप आए, फ्रेश आइडियाज के साथ आए, नयापन के साथ आए। मैं एक ही कैरेक्टर आज इस चुनाव समिति की रिकमेंडेशंस के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कर्नाटक की चुनाव प्रक्रिया इज ऑन। वी हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड different mass contact programs by party and the popular government of Sri Bommai ji, and Prime Minister Modi himself campaign and going to all part of state, and further he will also campaign for the state in the election. And with today's declaration of our candidate, the process is a step ahead. I will request my colleague Sri Arun Singh ji to formally announce the candidates and its different features. मित्रों, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। गांव गरीब किसानों के मसीहा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और जो भी चुनाव हो रहे हैं विधानसभा में, वहां भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत सफलता प्राप्त हो रही है। जनता का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे है, भारतीय जनता पार्टी पे है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी एक धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है और जहां तक कर्नाटक का सवाल है, कांग्रेस पार्टी में डिवीजन है, ग्रुपिज्म है और जेडीएस एक सिंकिंग शिप की तरफ डूबता जा रहा है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, संगठन ने कर्नाटक में अद्भुत तैयारी की। आज हमारा संगठन अभेद्य संगठन है, बूथ तक संगठन बना हुआ है। कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी टोली, देवतुल्य कार्यकर्ताओं की हमारे पास है। वहीं केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर्नाटक के लिए किए गए काम, क्योंकि कर्नाटक की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को अद्भुत प्रेम करती है और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कर्नाटक को विशेष राहत भी दी गई। अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए भी पैसा दिया गया। अगर बंगलोर से मैसूर का एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन हुआ, पहली वंदे भारत ट्रेन चली। कर्नाटक आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी नंबर 1 है और उस एफडीआई नंबर सबसे अधिक कहीं आ रहे थे, कर्नाटक में आ रहे। उसी के साथ इनोवेशन इंडेक्स में भी कर्नाटक नंबर 1 है। कर्नाटक के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी का लगातार ग्राफ वहां पे बढ़ रहा है। राज्य सरकार का भी बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में उनकी जो छवि है, कॉमन मैन की छवि है, चाहे किसान रायता निधि हो, चाहे जल जीवन मिशन के माध्यम से 39 लाख लोगों के घर तक पीने का पानी पहुंचाने की बात हो, चाहे अन्य योजना पेंशन से लेकर के अलग अलग योजनाओं के माध्यम से कर्नाटक की जनता को लाभ मिला है। और सीधे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद इसलिए कर्नाटक की जनता देती है कि सभी के बैंक अकाउंट खुले और सीधे उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है डीबीटी के माध्यम से। जो कांग्रेस की जब सिद्धरामैया की सरकार थी तो बड़ी लीकेज होती थी क्योंकि बैंक अकाउंट नहीं खुले थे। आज कर्नाटक में जो भी पैसा केंद्र और राज्य सरकार का जनता के लिए जाता है सीधे उनके अकाउंट में है। इसलिए कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के जो अभियान हुए, चाहे बूथ विजय अभियान हो, चाहे विजय संकल्प अभियान हो, चाहे उस विजय संकल्प यात्रा हो, अद्भुत सफलता प्राप्त हुई। हम सबको गर्व है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बूथ तक जाकर के उन्होंने दीवार लेखन का काम किया, पत्रक बांटने का काम किया। इसलिए माहौल हमारे पक्ष में है और कांग्रेस का बिल्कुल मुद्दा विहीन पार्टी है। कोई न विजन है, न उनके पास लीडर है और उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है और कांग्रेस पार्टी जो धरातल पे नहीं है, केवल मैनेजमेंट में लगी है, वह कांग्रेस पार्टी धीरे 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 वो नीचे जा रही है और हम पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ वहां पे सरकार फिर से बनाने जा रहे हैं। मित्रों, जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है
और हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है। जैसे हमारे जिले के, जब प्रदेश की जो चुनाव समिति है, उन्होंने पैनल बना के अपने रिकमेंडेशन को केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के अध्यक्षता में 9 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति ने बैठा और माननीय प्रधानमंत्री जी की उसमें उपस्थिति थी। माननीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री अमित शाह जी सहित सभी चुनाव समिति के सदस्यों ने वह जो प्रदेश की चुनाव समिति थी ने रिकमेंडेशन किया था, उन नामों पे चर्चा की। उसके बाद जैसे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने बताया 189 इतनी सीटों की उन्होंने क्लियरेंस दी, जिसकी आज हम घोषणा करने वाले हैं। ये नाम पढ़ने से पहले एक ही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी विशेषता अगर देखेंगे इस पूरी सूची में, तो आपको दिखेगा कि पूरी सूची में जो हमारे फ्रेश कैंडिडेट, नए लोगों को मौका देने वाली भारतीय जनता पार्टी है, उसमें से 52 लोग ऐसे हैं जिनको, नए लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव के लिए चुना, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे। इसलिए पुराने लोगों का समन्वय, उनका ध्यान रखते हुए नए लोगों को अधिक से अधिक मौका देने का काम ये अकेली पार्टी कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें सबसे अधिक ओबीसी समाज के लोगों को 32 कैंडिडेट उनको दिया है। उनको ओबीसी को 32, एससी को 30, एसटी को 16। यस, ओबीसी 32, एससी 30, एसटी 16 और उसी के साथ साथ फ्रेश कैंडिडेट, देयर आर 52 फ्रेश कैंडिडेट टू होम द न्यू कैंडिडेट टू होम द पार्टी हैज गिवन द चांस। यही पार्टी की में, हमारे भारतीय जनता पार्टी में खासियत है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरी सूची में 9 डॉक्टर हैं। देयर आर 9 डॉक्टर्स इन द लिस्ट। 9 डॉक्टर हैं और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी हैं, आईपीएस भी हैं। इसके साथ संख्या मैं बताता हूं। और पीएचडी किए हुए पोस्ट ग्रेजुएट 31 लोग पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं। इसमें महिलाएं हमारे सूची में 8 महिलाएं हैं जो टिल नाउ 8 यस आउट ऑफ 189। अब हम प्रोफेशनल लिख लीजिए, फिर मैं नाम शुरू करता हूं। प्रोफेशनल में देयर आर 5 एडवोकेट्स, 5 हाँ, 9 डॉक्टर, देन एकेडमिशियन 3, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर 1, आईपीएस 1, रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर। नाम बताते हैं अभी आपको। भास्कर, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय 3, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय 3, सोशल एक्टिविस्ट उनकी संख्या 8 है। तो इस पूरे बास्केट में आप देखेंगे तो सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने उचित स्थान दिया है। विशेष रूप से जो ऐसे लोग 52 लोग ऐसे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। अब मैं केंद्रीय चुनाव समिति ने जो नाम की मोहर लगाई है उन नाम को मैं घोषणा करता हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनकी कॉमन मैन की छवि है, मैन की छवि, वह जो उनकी पहले की सीट थी सिगांव, बसवराज बोम्मई जी सिगांव से चुनाव लड़ेंगे। एक कंसेंसी नंबर है 83 सिगांव। लोकप्रिय मुख्यमंत्री कॉमन मैन की छवि रखने वाले ऐसे बसवराज बोम्मई जी वहां से चुनाव लड़ेंगे। निपानी श्रीमती शशिकला अन्ना साहब जुले, ये भी वहां पर मंत्री हैं,
चिकोडी रमेश कट्टी, कंसोंसी नंबर 3 अतनी महेश कुमठल्ली, कंसोंसी नंबर 4 कागवाड़ श्रीमंत बालासाहब पाटिल, कुडची श्री पी राजीव सिटिंग एमएलए। 6 नंबर रायबाग दुर्योधन महालिंगप्पा, हुकेरी कंसोंसी नंबर 7 निखिल कट्टी, कंसोंसी नंबर 8 अरभावी बालचंद जारकीहोली, गोकाक श्री रमेश जारकीहोली, कंसोंसी नंबर 9, कंसोंसी नंबर 10 एमकन मर्डी, बसवराज हुंद्री, बेलगांव उत्तर 11 नंबर कंसोंसी रवि पाटिल, 12 नंबर कंसोंसी बेलगांव दक्षिण अभय पाटिल सिटिंग एमएलए, बेलगांव रूरल बेलगांव दक्षिण श्री अभय पाटिल, ये सूची आपको दे देंगे अभी। 13 बेलगांव रूरल नागेश मरोलकर, 14 नंबर सीट 14 नंबर खानपुर विट्ठल हलगेलकर, लिख देंगे आपको। हाँ 15 नंबर कित्तूर, हाँ महांतेश डोडा गौडर, बेलहोंगल, हाँ जगदीश चन्नप्पा मेडगुड, कंसोंसी नंबर 17 सौंदत्ती एलम्मा, यहां से श्रीमती रत्ना विश्वनाथ मामनी, रामगुड श्री चिक्का रवन्ना, रामदुर्ग 18 नंबर। आप और नहीं लिखोगे तो हम सूची आपको देने वाले हैं, आप मंदिर को सूची दे रहे हैं। 19 मुदगोल, यहां से मुदोल पार्टी के वरिष्ठ नेता अभी मंत्री श्री गोविंद कारजोल जी, वह चुनाव यहां से लड़ेंगे। तेरदाल श्री सित्तू सौदी, जमखंडी 21 नंबर, जगदीश गुटकुंटी, हाँ बिलगी अभी मंत्री हैं मुर्गेश निरानी, बदामी शांतागौड़ा पाटिल, बागलकोट वीरभद्राचारी चैरिटी मठ, हुनगुड यहां से दुद्दागौड़ा जी पाटिल, मुद्दे बिहार से लड़ेंगे एएस पाटिल सिटिंग एमएलए, बबलेश्वर श्री बीजूगौड़ा पाटिल, बीजापुर सिटी बसंत गौड़ा पाटिल एतनाल, बीजापुर सिटी से, सिंदगी से रमेश भुसनूर, अफजलपुर मलकैया गुत्तेदार, जेवर्गी शिवानंद गौड़ा पाटिल यहां चुनाव लड़ेंगे। सोरपुर नरसिंह नायक, शाहपुर अमीन रेड्डी, यादगीर वेंकट रेड्डी, चितापुर एसी रिजर्व मणिकांता राठौर, चिंचोली डॉक्टर अविनाश यादव, गुलबर्गा रूरल बसवराज, गुलबर्गा दक्षिण दत्तात्रेय पाटिल, गुलबर्गा उत्तर
चंद्रकांत पाटिल, आलन सुभाष गुत्तेदार, बसव कल्याण सन्नू सलगर, हुमनाबाद सिद्धू पाटिल। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 49 बीदर साउथ शैलेन बेलदाले और आज सिटिंग मंत्री हैं एससी समाज के बड़े नेता हैं प्रभु चौहान। रायचूर रूरल थिप्पाराजू हवलदार, रायचूर डॉक्टर शिवराज पाटिल, देवदुर्गा श्री के शिवानंद गौड़ा नायक एसटी सीट है। लंगसूर श्री मुनप्पा भजल, सिंधनूर के करियप्पा, मस्की श्री प्रताप गौड़ा पाटिल, कुष्टकी दुदन गौड़ा पाटिल, कनकगिरी बसवराज देदेश गुरु सिटिंग। एलबुर्गा हलप्पा बसप्पा आचार, सिरहट्टी डॉक्टर चंद्रू लम्मानी, गदग श्री अनिल मेनसकाई। तो यार बीजेपी हेडक्वार्टर से बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे। बीजेपी ने कर्नाटक के लिए जहां विधानसभा चुनाव है 10 तारीख को, वहां के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची का ऐलान किया। और क्योंकि हम इस लाइव में थे इसलिए एक घोषणा कर दूं दो टूक के तमाम दर्शकों के लिए। आज का जो दो टूक है वो रात 10:25 तक हम लाइव डिबेट को इसको चलाएंगे, क्योंकि अभी आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव देख रहे थे। इससे पहले कि आगे बढ़ो, एक बार फिर अपना मैं विषय आपको आपके सामने रख दूं, क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस में किस तरह से लगातार जो है नेताओं के छोड़ने का सिलसिला चल रहा था। बड़े बड़े नेता कांग्रेस से किनारा कर रहे थे और अब सचिन पायलट ने एक तरह से बगावत का मतलब कह सकते हैं। सचिन पायलट इससे पहले भी 2010 में भी माफ कीजिएगा 2020 में भी बगावत का एक तरह से ऐलान कर चुके थे। और उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने सचिन पायलट को उनके गुट को 10 करोड़ रुपया दिया है और अशोक गहलोत ने नाकारा, निकम्मा और साथ साथ गद्दार कहा था सचिन पायलट को। और अब सचिन पायलट ने एक नई उड़ान भरी है। आज उन्होंने जयपुर में अनशन किया। कहने के लिए यह अनशन जो था वो अपनी सरकार नहीं बल्कि उनका अनशन वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ था, उनके कथित भ्रष्टाचार को लेकर था। लेकिन कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, दरअसल निशाना उनका गहलोत की कुर्सी थी। कांग्रेस ने ऐलान किया था कि ये दरअसल सचिन पायलट जो कुछ कर रहे हैं ये पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा। लेकिन इसके बावजूद सचिन पायलट ने बाकायदा अनशन भी किया और साथ साथ अनशन खत्म करने के बाद यह कहा कि कांग्रेस किस मुंह से राजस्थान में जनता के बीच जाएगी। इसी सबको लेकर आज दो टूक की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। जी हां, दो टूक में आज मेरा सवाल जिस पर इस चर्चा को बढ़ाएंगे, पायलट ने फिर भरी उड़ान, सकते में कांग्रेस हाईकमान, क्या होगा पायलट और गहलोत की जंग का अंजाम, माफ कीजिएगा। सवाल एक बार फिर सुनिए। पायलट ने फिर भरी उड़ान, सकते में कांग्रेस हाईकमान, गहलोत बनाम पायलट जंग का क्या होगा अंजाम, ये मेरा सवाल और इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ तीन मेहमान जो हैं जुड़ चुके हैं। आइए तीनों मेहमानों का एक एक करके परिचय करवा दूं। मेरे साथ संजू वर्मा जुड़ चुकी है। संजू वर्मा बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। संजू वर्मा जी। मेरे साथ दूसरे मेहमान जो जुड़े हैं राहुल लाल जी जुड़े हैं, कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं राहुल लाल जी। और मेरे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और मोटे तौर पर वो सरकार के विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले संजू वर्मा जी, सब आपसे मेरा पहला सवाल। संजू वर्मा जी, सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि कांग्रेस समर्थक न लिखा जाए किसी जी, इसलिए प्लीज इसको हटाया जाए। ओके, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस समर्थक नहीं है वो कह रहे हैं। प्रेम कुमार जी, उनके नाम को जरा ठीक कर दीजिए। लेकिन मैंने कहा सरकार विरोधी तेवरों के लिए जाने जाते हैं, कांग्रेस समर्थक हैं कि नहीं है वो जनता तय करे, इसलिए वहां से हटा दीजिए। बहरहाल सबसे पहला सवाल मेरा संजू वर्मा आपसे है। संजू वर्मा जी,
सचिन पायलट कह रहे हैं कि भाई उनका जो पूरा अनशन था वो वसुंधरा राजे सरकार की जो करप्शन की नीतियां थी उनके खिलाफ था। वो अपनी सरकार से कह रहे हैं कि भाई उसकी जांच करवाइए, उसकी जांच क्यों नहीं करवाई गई। और क्योंकि कांग्रेस के लिए करप्शन, ऐसा लगता है बार बार कांग्रेस कह रही है करप्शन उसके लिए एक बड़ा मुद्दा है, ऐसे में सचिन पायलट ने जो दांव खेला है उसको दरकिनार करना कांग्रेस के लिए मुश्किल है। बीजेपी के लिए इस सब के लिए क्या संदेश है? क्या आपको लग रहा है कि राजस्थान में चुनाव है और सचिन पायलट जिस तरह से उड़ान भर रहे हैं उससे जो है आपकी दोबारा राजस्थान में जो लैंडिंग है उनकी संभावनाएं बढ़ रही हैं क्या? देखिए अशोक जी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो मनमुटाव है वो किसी से छुपा नहीं है। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब देने से पहले 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जरूर लगनी चाहिए। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जरूर लगनी चाहिए। ये कुछ पंक्तियां हैं दुष्यंत कुमार की। ये पंक्तियां कहने के पीछे मेरा मकसद यह है कि यहां आग लगाने की कोशिश कौन कर रहा है? सचिन पायलट। हंगामा खड़ा करने की कोशिश कौन कर रहा है? सचिन पायलट। सूरत राजस्थान की राजनीति बदलने की कोशिश कौन कर रहे हैं? वो है सचिन पायलट। चलिए, बहुत अच्छा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज कोई भी उठाए, चाहे नेता हो वो फिर सचिन पायलट ही क्यों ना हो, इसका बीजेपी स्वागत करती है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, मुझे एक बात से परहेज है, ताज्जुब तो नहीं होता। खैर, अभी 5 साल अशोक गहलोत की सरकार को खत्म होने को आए। इस साल के कुछ ही महीने बचे हैं, राजस्थान में इस साल चुनाव है। इतने सालों तक, पिछले 4-4.5 सालों में सचिन पायलट ने कई बार तंज कसे अशोक गहलोत के खिलाफ। उनके दोनों के बीच मनमुटाव है, ये सारा जग जाहिर है इस बात से। पर भ्रष्टाचार को लेकर सचिन पायलट ने पहले ठोस मुद्दे जनता के सामने क्यों नहीं रखे? आपको याद दिला दूं कि जब राजस्थान में कांग्रेस जीती थी 2018 में, आपको याद होगा अशोक जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने माइनिंग स्कैम का जिक्र किया था कि वसुंधरा राजे की नाक के तले लगभग 40-50 हजार करोड़ का माइनिंग स्कैम चला और उसके बलबूते पर उन्होंने बीजेपी को परस्त करने की ठानी। पिछले 4-4.5 सालों में मैंने वो 50,000 करोड़ के माइनिंग स्कैम के बारे में सचिन पायलट के जुबानी एक बार भी कुछ नहीं सुना। अब जब चुनाव की हठधर्मी और गर्मी चरम सीमा पर है तो सडनली कहीं से भी सचिन पायलट कूद पड़ते हैं बैटलफील्ड में और कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा। तो सचिन पायलट जी अब 4-4.5 साल क्या कर रहे थे? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अशोक गहलोत की तो मैं कोई पहरेदारी नहीं कर रही हूं। अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के खिलाफ आपकी जनता जान ले कि यदि सचिन पायलट को मैं निकम्मा नाकारा नहीं कहूंगी, सचिन पायलट मौका परस्त है, तो वहीं अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के खिलाफ जून 2022 में सीबीआई ने एफआईआर फाइल की है। चार्जशीट भी फाइल हो जाएगी जल्दी और उनके खिलाफ आरोप यह है, अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के खिलाफ, कि जो फर्टिलाइजर एमओपी वो सब्सिडाइज्ड रेट पे किसानों को देना चाहिए था, वो अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत ने 3 कंपनियों को अपने खुद निजी मुनाफे के लिए बेच दिया। ये 3 कंपनियां हैं, शिवम केमिकल्स, कैलाशपति केमिकल्स और सिंप्लेक्स इंफ्रा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत हो, इनकी नैया तो राजस्थान में कांग्रेस की डूब चुकी है। इस बात का मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है। ओके, तो आप कह रही हैं कि कांग्रेस की नैया तो डूब गई है, लेकिन फिर सवाल यह है कि पायलट का विमान जो है किस दिशा में है। इंपॉर्टेंट तो आज यह है कि पायलट का विमान कहां जा रहा है अगर कांग्रेस की नाव डूब रही है तो। राहुल लाल जी, जाहिर सी बात है 4.5 साल बीत गए, 4.5 साल में जो चीजें नहीं सुनी, अचानक से वो कह रहे हैं कि मैंने चिट्ठी भेजी,
मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे रहे थे, एक चिट्ठी भेजी, 2 चिट्ठी भेजी, कितना क्या क्या चिट्ठी भेजी हम नहीं जानते। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि सचिन पायलट जो है अब वास्तव में उनको लग रहा है कि उनका जो रबड़ जितना खींचते हैं ना, उनको लगता है जितना खींचना था खींच गया। क्या आपको लगता है कि ये राजस्थान में कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर है सचिन पायलट का आज अनशन करना, अनशन ये कहते हुए, जबकि उनको बाकायदा ये बयान जारी किया गया कांग्रेस की तरफ से कि उनका अनशन जो है वो माना जाएगा, पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा, उसके बावजूद वो अनशन करते हैं और अनशन करने के साथ साथ अपने पीछे से, उनके पीछे कांग्रेस के एक बड़े नेता की तस्वीर नहीं होती। क्या मायने हैं इसके? देखिए, इसके मायने तो स्पष्ट है कि एक कहीं न कहीं सचिन पायलट बिल्कुल अकेले हैं, उनके साथ कोई नहीं है। अगर कोई भी उनके साथ होता तो वो मंच पे दिखता। 2-3 चीजें देखिए राजस्थान की राजनीति में बड़ी स्पष्ट है कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने काम किया है वहां पर, उनका जो बजट आया है, देखिए मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा था कि अशोक गहलोत वो पार्टी के पुराने नेता हैं जो डिलीवरी करते हैं। अभी सोचिए कि अभी 1 अप्रैल से शुरू हुआ और अभी तक उसके डिलीवरी सिस्टम, जो बजट में उन्होंने घोषणाएं की थी, वो जनता तक पहुंचने लगी है। जिस तरह उन्होंने स्वास्थ्य का अधिकार दिया है, सिलेंडर 500 रुपया का किया है, कई क्रांतिकारी, जो आप सोच के देखिए कि वो पहले वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ओपीएस लागू किया। अब निर्मला सीतारमण जी को कहना पड़ रहा है कि वो ओपीएस की समीक्षा करेंगे। तो इस स्थिति में देखिए 2020 और 2023 3 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। अशोक साहब वो 3 साल पहले वो एक उप मुख्यमंत्री के पद पे थे, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने उसमें बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को खिलाने का प्रयास किया था और वो प्रयास उनका विफल हो गया था, तो उसके बाद से उनके राजस्थान के राजनीति में उनका कोई विशेष महत्व नहीं है। मीडिया के गलियारे में सचिन पायलट को चाहे जितना भी महत्व दे दिया जाए, राजस्थान के राजनीति को आज वो ज्यादा प्रभावित करने में सक्षम नहीं है। आप कह रहे हैं सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में कोई खास अहमियत नहीं रखते, लेकिन आज जो शक्ति प्रदर्शन, हाँ मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, आज जो शक्ति प्रदर्शन किया उसमें जो भीड़ जुटी, जो कुछ हमने देखा, वो उनकी ताकत दिखा रहा था। एक बात। दूसरी बात, आपने ये कहा कि मंच पर उनके साथ कोई नजर नहीं आया। ये बात ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है, तथ्यात्मक रूप से ये बात ठीक है। लेकिन सचिन पायलट ने, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान ने बाकायदा ये जारी कर दिया था सर्कुलर कि पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा, इसलिए बताया ये जा रहा है कि सचिन पायलट ने खुद ही मना किया था कि कोई विधायक मंत्री उनका जो समर्थक है उनके साथ मंच पे ना आए। पर खबरें ये आ रही हैं कि कई विधायकों के रिश्तेदार, कई मंत्रियों के बेटे वहां पर सचिन पायलट के साथ मौजूद थे। राहुल लाल जी, अशोक जी, देखिए ये तो उनके विधायकों के दावे तो उनके 2020 से चल रहा है। उस समय भी वो हरियाणा के मानेसर पहुंचे थे, कुछ विधायकों को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे चल रहे थे। पिछले साल भी देखिए, अगर शक्ति प्रदर्शन की बात कर रहे थे तो अध्यक्ष चुनाव के समय में हम लोगों ने देखा कि उस शक्ति प्रदर्शन में भी पलड़ा किसका भारी था? वो पलड़ा सीधे सीधे अशोक गहलोत जी का पलड़ा भारी था। जो उन्होंने उस समय जो तमाम घटनाएं पिछले साल सितंबर में घटी थी, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। तो चाहे विधायकों के समर्थन की बात करें या जनता के जन समर्थन की बात करें, हर मामले में आज के समय में अशोक गहलोत की स्थिति एक अलग किस्म की स्थिति है। सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी के भीतर अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद ही मार लिया। आप ये बताइए, वो तो पूरा दिन अनशन करने वाले थे, 5 घंटे के भीतर ही उन्होंने अनशन क्यों तोड़ दिया? अगर उनको व्यापक इतना जन समर्थन प्राप्त था तो करते पूरा दिन। आप तो शहीद स्थल पर गए हुए थे उनके, और आप उस दरमियान के जो फुटेज आप देखेंगे जब वो अनशन पे बैठे हुए थे, उनके शारीरिक हाव भाव से भी स्पष्ट है कि कहीं न कहीं वो परेशान है कि एक तरह से राजस्थान के राजनीति में बीजेपी ने उनको किस हालत में पहुंचा दिया है। आप बीजेपी का समर्थन करते रहे, आप इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि बीजेपी, बिल्कुल मानता हूं। हाँ। देखिए, मैं कह रहा हूं कि 2020 में जो उन्होंने चीजें कही थी, अशोक गहलोत जी तो उनके लिए सामान्य शब्द का प्रयोग कर रहा है। मैं अभी भी मान रहा हूं कि उस दरमियान में जो चीजें उकसावेपूर्ण की गतिविधि राजस्थान में घटी थी, वो पर्दे के पीछे से ऑपरेशन लोटस के लिए तमाम तैयारियां थी। अभी संजू वर्मा की गिनती करा रही थी। आप मानते हैं अशोक गहलोत जो कहते हैं, हालांकि अशोक गहलोत ने आज तक इस बात का सबूत नहीं दिखाया। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा ये बोला था, मेरे पास सबूत है कि सचिन पायलट को और उनके समर्थकों को 10 करोड़ रुपए बीजेपी ने दिए हैं ये ऑपरेशन लोटस के लिए। तो आप मानते हैं कि 10 करोड़ रुपए सचिन पायलट को मिले थे? देखिए, 10 करोड़ मिले थे कि नहीं मिले थे इस राशि का कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अशोक गहलोत तो कह रहे हैं मेरे पास सबूत है। अशोक जी, मैं तो एक चीज कह रहा हूं, देखिए जब हम लोग सवाल खड़े करते हैं कि आखिर एकनाथ शिंदे क्यों जो है कि सूरत पहुंचते हैं, सूरत से फिर जो है कि वो गुवाहाटी जाते हैं, वो बीजेपी शासित राज्य में क्यों जा रहे हैं,
तो ये सवाल फिर सचिन पायलट से भी पूछा जाएगा कि आपको आखिर हरियाणा का मानेसर ही क्यों पसंद आया था? राहुल लाल जी, आप सवाल पूछने की बात कर रहे हैं, सवाल पूछने की बात नहीं, सवाल पूछना ठीक है, एकनाथ शिंदे से भी सवाल पूछिए, सबसे पूछिए। यहां पे सवाल पूछने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहां पर अशोक, एक मिनट मैं क्यों कह रहा हूं, यहां तो अशोक गहलोत ने ऑन कैमरा ये बोला कि मेरे पास सबूत है, 10 करोड़ रुपए सचिन पायलट गुट को मिले हैं। तो यहां तो सवाल यह कि आपके पास सबूत हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, तो फिर आप कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई क्यों नहीं करी? देखिए, अब वो हो सकता है चीजें प्रोसेस में, चूंकि इस पूरे मामले पे क्या कार्रवाई राजस्थान सरकार कर रही है, क्या चीजें हो रही हैं, उसकी बिल्कुल अपडेटेड जानकारी मेरे पास नहीं है। तो आपको पता है कि मेरे बिना तथ्यों के मैं नहीं बोलता, लेकिन यह प्रथम दृष्टिया समझने के लिए काफी है। अगर वो अशोक गहलोत को सबूत नहीं भी देते हैं, तब भी समझने के लिए काफी है कि आखिर हरियाणा के मानेसर में क्या चीजें चल रही थी। वो उस समय किसी का भी, कांग्रेस के किसी भी वरिष्ठ नेता का फोन भी नहीं उठा रहे थे, तो वो पृष्ठभूमि के पीछे आपने क्योंकि कहा सीधा सीधा बीजेपी इसके पीछे थी। मैं प्रेम कुमार जी आपके हूं, उससे पहले संजू वर्मा जी, ये जो 2020 में जो कुछ हुआ, गहलोत साहब भी कह चुके हैं, राहुल लाल फिर कह रहे हैं कि सचिन पायलट को दरअसल बीजेपी ने आज इस हाल में लाकर छोड़ दिया। बीजेपी ने सचिन पायलट से ऑपरेशन लोटस करवाया, वो कहीं गए नहीं, उनका प्लेन, उनका जो विमान था वो क्रैश कर गया, और क्रैश करने के बाद आप लोगों ने अपनी दमकल की गाड़ियां भी नहीं भेजी। अशोक जी, जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वोपरि नेता रहेंगे, बीजेपी को कांग्रेस की नैया डुबाने की या उनके विमान को जमीन तक घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी संपूर्ण तरीके से सक्षम है अपनी पार्टी को डुबाने में। और मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहती हूं। बात सिर्फ सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो पूरा पब्लिक में ये मनमुटाव सबके सामने हो रहा है, उसकी बात छोड़िए। आप ये देखिए कि छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर हैं टीएस सिंहदेव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके बीच जो मनमुटाव है वो जग जाहिर है। बात करते हैं संजू जी, ऐसे तो अगर राजस्थान में लीजिए तो कितने सारे नहीं टोका, ये राजस्थान में, तो फिर आपके ऐसे कम से कम एक राहुल लाल जी एक बार सुन लीजिए, वो फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा, उनकी बात पूरी तो होने दीजिए, फिर आप जवाब। राहुल जी, मैंने आपको नहीं टोका, प्लीज, थैंक यू। जब आपकी बारी आएगी, आपको जो बोलना है आप बोलिए। बात करते हैं महाराष्ट्र की। मैं आपको ये उदाहरण क्यों दे रही हूं? उदाहरण इसलिए दे रही हूं कि कांग्रेस में एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है। पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें चुनाव जीतने की सक्षमता की बात तो दूर है, चुनाव जीतने का आत्मविश्वास भी पूरी तरह से डगमगाया हुआ। ऐसी बात कहने कैसे सुनूंगा? राहुल लाल जी, एक मिनट, इतना अधीर काहे हो जाते हैं आप? रुकिए, आप राहुल गांधी इतना अधीर क्यों हो जाते हैं? राहुल गांधी जी का नाम सुनते हैं, आपका नाम भी राहुल है, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखिए। वो राहुल गांधी की बात कर रही है, आपकी बात नहीं कर रही, थोड़ा सुन लीजिए। मैं अपनी बात को जल्द विराम दूंगी। ये उदाहरण देने के पीछे कुछ कारण है। जैसे महाराष्ट्र, मैं मुंबई में रहती हूँ, महाराष्ट्र का जिक्र ना हो आपकी डिबेट पर, ये तो हो नहीं सकता। महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चव्हाण के बीच में मनमुटाव है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, और दोनों अभी गद्दी की तैयारी में लगे हुए हैं। कांग्रेस आए ना आए सत्ता में, पर दोनों को मुख्यमंत्री बनना है 2024 में। वहां पर भाई जगताप और नाना पटोले, वो भी दोनों कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। मिलिंद देवड़ा, वो सबके खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि मैं पार्टी के साथ हूं या पार्टी के खिलाफ हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां जहां भी कांग्रेस सत्ता में है, और गिन चुन के कुछ ही राज्यों में है, कांग्रेस की नैया इसलिए डूबी हुई है क्योंकि जो आपसी इनफाइटिंग है उसको दूर करने के लिए जो एक शीर्ष नेतृत्व हाथ पकड़ के कहता है कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपको राह दिखाऊंगा। आप पंजाब भूल गए? अमरिंदर सिंह उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री का पद त्यागने के बाद बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे, पर अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ और नवजोत सिंह सिद्धू, ये तीनों के बीच में कितना मनमुटाव हुआ था। चरणजीत सिंह चन्नी जब मुख्यमंत्री बने थे, हम सबको ये बात पता है। नतीजा क्या हुआ? जो चुनाव कांग्रेस जीत सकती थी, नवजोत सिंह सिद्धू, अमरिंदर सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, सुनील जाखड़, ये सबके बीच में ऐसी खिचड़ी बनी कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि कांग्रेस विपक्ष में रहकर
अच्छा काम नहीं कर पाती और सत्ता में तो आने की कांग्रेस की अभी संभावना 2024 में छोड़िए 2029 में भी नहीं आ पाएगी। बिल्कुल नहीं। ओके राहुल जी, एक मिनट राहुल जी रुकिए। पंजाब का जिक्र चला तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, क्योंकि तहसीन पूनावाला जो कि कांग्रेस में गांधी परिवार के कट्टर समर्थक हैं, उनका भी ऐसा कहना है कि जो हाईकमान है वो दरअसल राजस्थान को पंजाब जैसे हालात पर पहुंचा रहा है, क्योंकि पंजाब में भी हमने यही देखा था, इसी तरह के हश्र हुआ था और उसके बाद पार्टी की क्या दुर्गति हुई हम सब ने देखा। लेकिन मैं राहुल जी आऊंगा, उससे पहले मैं प्रेम कुमार जी को मौका दूंगा, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आऊंगा, क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस ने यह तो कह दिया था कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा। सवाल यह है कि क्या अब सचिन के खिलाफ एक्शन होगा या फिर सचिन पायलट कोई बड़ा एक्शन करेंगे। आऊंगा इस पर इस ब्रेक के बाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया जल जीवन मिशन। 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक घरों में अब नल से जल पहुंचने लगा है। स्कूलों, अस्पतालों, पंचायतों, आंगनबाड़ियों, देश की सरहदों, सभी जगह पहुंचा पानी। हर घर जल। टोटुक आप देख रहे हैं, टोटुक में हम चर्चा कर रहे हैं जो पायलट है सचिन पायलट की अनशन और कांग्रेस है टेंशन में। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सचिन पायलट ने आज एक दिन का अनशन किया, जिसे कांग्रेस ने कहा था कि वो पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा, लेकिन उसके बावजूद सचिन पायलट ने आज अनशन किया और कहा कि पार्टी किस मुंह से वोट मांगने जाएगी जनता के बीच। राजस्थान में चुनाव दूर नहीं है और ऐसे में कांग्रेस के लिए यह बड़ी टेंशन है। क्या वास्तव में ऐसा है? और इसी सब पर चर्चा कर रहे 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ संजू वर्मा बीजेपी से जुड़े हैं, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस के समर्थक हैं, और मेरे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रेम कुमार जी, क्या आपको लगता है कांग्रेस के लिए वास्तव में बड़ी टेंशन है? हालांकि राहुल लाल जी कह रहे हैं कि सचिन पायलट जमीन पर इतने बड़े नेता नहीं है जिसको लेकर के कांग्रेस को बहुत परेशान होने की जरूरत है। जी शुक्रिया अशोक जी। मुझे तो संजू वर्मा जी की वो बात बहुत पसंद आई, जो दुष्यंत कुमार जी का जो शेर उन्होंने पढ़ा, वो कहीं भी आग जलनी चाहिए। आग तो जलनी चाहिए भाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आग जलाइए भाई। राजस्थान में आपने गिनाया संजू वर्मा जी कि अशोक गहलोत जी के परिवार में भ्रष्टाचार के आरोप, आग क्यों नहीं जला रही है? वहां तो आपको भी अनशन पर बैठना चाहिए था। कर्नाटक में भ्रष्टाचार का तो पूरे देश में शोर है, आग वहां भी जलनी चाहिए, लेकिन आग नहीं जल रही है। मैं मानता हूं कि हर पार्टी में, हर प्रदेश में, हर जगह सचिन पायलट जैसी आवाज होनी चाहिए। मैं सचिन पायलट के पक्ष में नहीं बोल रहा, सचिन पायलट जैसी आवाज की वकालत कर रहा हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठती है तो उसका आगे बढ़कर समर्थन किया जाना चाहिए। बस इसलिए क्या आप समर्थन नहीं करेंगे कि वसुंधरा राजे की समय की भ्रष्टाचार की बात हो रही है? आप बोलिए कि हाँ सचिन पायलट अगर वसुंधरा राजे के सरकार के खिलाफ के समय की भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी ये बात संजू जी तो बोलेंगे, वो तो बाद की बात है। ये तो खुद जो है कांग्रेस ही नहीं बोल रहे हैं, ये तो अशोक गहलोत नहीं बोल रहे हैं कि हाँ हम भ्रष्टाचार की बात करेंगे। कांग्रेस हाईकमान नहीं बोल रहा है। कांग्रेस हाईकमान तो कह रहा है कि वसुंधरा राजे के कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग करना पार्टी विरोधी गतिविधि है। संजू जी को छोड़िए ना, अभी तो कांग्रेस ही तय नहीं कर पा रही है। अभी देखिए राहुल लाल जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो जबरदस्ती का मुद्दा है, कोई इश्यू ही नहीं है। अशोक जी ये तो इंटरप्रेट करना हुआ कि देखिए कांग्रेस ने जो पार्टी विरोधी गतिविधि बताया सचिन पायलट का, इसलिए बताया कि वो अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए नहीं कि वसुंधरा राजे के खिलाफ वो भ्रष्टाचार की उनकी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं प्रेम जी, प्लीज ये इसको क्या कहीं कहा गया है क्या? नहीं सचिन, अरे बिल्कुल मैं आप कहें तो मैं बयान पढ़ दूं।
आप पढ़ के बताइए ना कि आप वसुंधरा कहते हैं मैं राजे बयान की पढ़ दूं? सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की बात करना जो है सर अच्छा ठीक है, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं आपके सामने अभी वो बयान पढ़ देता हूं जो कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ने, माफ कीजिएगा, जो कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी हैं, मैं उनका बयान आपके लिए पढ़ देता हूं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इसको पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं माना है। तो मैं आज ये बयान आपके लिए पढ़ देता हूं। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट में। रंधावा जी का बयान है इस पे। क्या जो कांग्रेस प्रभारी रंधावा जी है उनका बयान है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उन्हीं रंधावा जी के बयान की बात कर रहा हूं। रंधावा जी का बयान सुनिए रंधावा जी का बयान क्या है? 1 मिनट। रंधावा जी का बयान है, श्री सचिन पायलट्स डे लॉन्ग फास्ट टुमारो इज अगेंस्ट द पार्टी इंटरेस्ट एंड इज एंटी पार्टी एक्टिविटी। ये रंधावा जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक दिन का जो आप अनशन करने जा रहे हैं, वो पार्टी विरोधी गतिविधि है, डिसिप्लिन, अनुशासनात्मक। तो फिर इसको आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं सर आप? मैं यही तो बात कह रहा हूं अशोक जी। हाँ। 2 बातें हैं, अपनी सरकार के खिलाफ वो अनशन कर रहे हैं इसलिए ये पार्टी विरोधी गतिविधि है, और आप कह रहे हैं कि नहीं वसुंधरा राजे के खिलाफ बोल रहे हैं इसलिए पार्टी गतिविधि है। सर तो अनशन किस लिए था अशोक जी? अनशन किस लिए था? अरे बाबा अनशन किस लिए था बताइए ना मुझे। अनशन अच्छा आज आप मुझे बताइए। 1 मिनट, सचिन पायलट का आज का 1 मिनट सर, 1 मिनट हम क्लियर कर लेते हैं। यहां पर हम देखें कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए किसी को भी, मेरे दर्शकों को भी कंफ्यूज। हाँ 1 मिनट रुकिएगा संजू जी। अनशन किस लिए था सचिन पायलट? राहुल लाल जी 1 मिनट। अनशन किस लिए था सचिन पायलट जी का आज? निस्संदेह वसुंधरा राजे की सरकार में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ वो अनशन करने जा रहे हैं। उनका अनशन था, वो उन्होंने घोषित रूप से कहा कि मेरा अनशन वसुंधरा राजे सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ है ना? बिल्कुल ठीक ना? और कांग्रेस कह रही है ये अनशन एंटी पार्टी है, ये कांग्रेस विरोधी गतिविधि है। अब मैं आपकी बात मानूं या रंधावा जी की बात मानूं बताइए? आप सुनिए, आप रंधावा जी की बात मानिए। हाँ। लेकिन ये अनशन जो है जांच की मांग किससे की जा रही है? अशोक गहलोत सरकार से, वो मोदी सरकार से। राहुल लाल जी पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाए कि नहीं माना जाए? भाई ये जो मैं तो सामने, मेरे सामने स्टेटमेंट है, मैं कंफ्यूज हो गया हूं, मेरे दर्शक भी कंफ्यूज है, जरा थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। नहीं, मैं 1 मिनट में स्पष्ट कर रहा हूं। देखिए आज जो सचिन पायलट की पूरी गतिविधि है वो कहीं न कहीं पार्टी विरोधी सीधे गतिविधि है, इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक चीज और देखिए, कांग्रेस कोई बदले की कार्रवाई से नहीं काम करती। कांग्रेस ने यह नहीं कहा आला कमान ने कि वहां पे जो वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई नहीं करनी है, लेकिन वो कार्रवाई रूल ऑफ लॉ, नियम कानून के हिसाब से होगी, किसी के कहने के आधार पर नहीं होगी। वो एजेंसियां अपने ढंग से अशोक जी काम कर रही है। वो एजेंसियां तो बीजेपी जैसा चुन कर संजू वर्मा जी कह रही थी कि कब इन्होंने उनके भाई के ऊपर आरोप लगाया, सीबीआई कब जांच करने के लिए पहुंची अशोक गहलोत परिवार के ऊपर, जब ऑपरेशन लोटस इनका सफल नहीं हो पा रहा था राजस्थान में, तब इन्होंने अपने एजेंसियों को लगाया। कांग्रेस उस प्रकार की पार्टी नहीं है कि आज सचिन पायलट निकल के आ गए और जबरन जो है कि कोई जबरन निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। जो भी चीजें होंगी यहाँ पर रूल ऑफ लॉ एजेंसियों मुझे यहाँ पर जितने लोग जुड़े हुए हैं, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। सचिन पायलट ने इससे पहले सरकार में रहते हुए करप्शन का मुद्दा कब उठाया? वो कह रहे हैं, मैं कांग्रेस के लोगों का बयान देख रहा हूं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि 4.5 साल तक जब वो मंत्रिमंडल में थे उन्होंने एक बार भी कैबिनेट की मीटिंग में यह मुद्दा नहीं उठाया कि करप्शन के ऊपर जांच कराइए। तो सवाल यह कि 4.5 साल बाद अगर आज उनको करप्शन का मुद्दा याद आ रहा है तो क्या वास्तव में माना जाए कि वो करप्शन से लड़ना चाहते हैं या गहलोत से लड़ना चाहते हैं? ये मेरा सवाल है। अशोक जी बहुत काफी शानदार सवाल है, जिसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। उनकी पूरी लड़ाई कहीं से भी करप्शन के खिलाफ नहीं है। वो एक अवसरवादी नेता है। आज जब उन्हें लग रहा है कि उनके लिए पार्टी में कोई स्पेस नहीं बन पा रहा है, तो वो एक तरह से देखिए, पार्टी ने जब आपको चेतावनी दी खुला कि आप इस प्रकार के कार्रवाई में शामिल नहीं हो, फिर भी आप शामिल हो रहे हैं। पार्टी तो वैसे स्थिति में देखिए, पार्टी विरोधी गतिविधियों का इतिहास तो जो एक तरह से उन्होंने जो 2020 से शुरू की थी वो अभी तक चल रही है, तो वो इनकी सीधे पार्टी विरोधी गतिविधि है। वो अशोक गहलोत के लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। ओके और अशोक गहलोत की लोकप्रियता से सचिन पायलट घबराए हुए हैं। मुझे एक ब्रेक और लेना है रात 10 बजे से पहले, इसलिए मैं एक ब्रेक और ले रहा हूं, फिर आ रहा हूं संजू जी और प्रेम कुमार जी इस ब्रेक के बाद। बने रहिए मेरे साथ।
सुनिए सुनिए सुनिए, ताऊ चाची बहन भाईजान, हमारे बाबा के पास है हर समस्या का समाधान। बाबा, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से सुरक्षित हो मेरे क्षेत्र का हर किसान। कोई है निदान? बाबा, तापमान, गर्मी, नमी, वर्षा जैसे मौसम के बदलाव से पैदावार का होता है नुकसान। कोई कर सकता है इसका भुगतान? बाबा, मेरी गाय, भैंस, बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान। मेरा करो कल्याण। एआईसी से कृषि बीमा। जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में एआईसी देता है संपूर्ण बीमा समाधान। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी। एआईसी। तुम माँ तो नहीं हो, पर तुमने मुझे नया जीवन दिया है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने मेरे बच्चे को रोगों से बचाया है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुमने हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाई है। तुम सिर्फ नल नहीं, हमारा बेहतर आज और कल हो। प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। तो टोटू का आप देख रहे हैं, पायलट का अनशन, कांग्रेस में टेंशन, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सचिन पायलट ने एक दिन का अनशन किया और कांग्रेस जो है टेंशन में है। राजस्थान में चुनाव है और चुनाव से पहले सचिन पायलट ने जो उड़ान भरी है ये कांग्रेस के लिए घातक हो सकती है। इसी सब पर चर्चा कर रहे हैं। क्या सचिन पायलट ने जो अनशन किया ये पार्टी विरोधी गतिविधि में आएगा या दरअसल वो बीजेपी पर हमला कर रहे थे, जैसा सचिन पायलट खुद कह रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है। नाम तो जरूर जो है पार्टी विरोध की वसुंधरा राजे सरकार का है, लेकिन निशाना गहलोत की कुर्सी है। राहुल लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस समर्थक। प्रेम कुमार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और संजू वर्मा जी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, राहुल लाल जी कह रहे हैं कि भाई गहलोत की लोकप्रियता से सचिन पायलट जो हैं घबराए हुए हैं। गहलोत इतने लोकप्रिय नेता हैं और इसीलिए जो है सचिन पायलट को वहां पैर रखने की जगह नहीं मिल रही और वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी क्या कहेंगे आप? जी, मैं इस पूरे विवाद को अशोक जी एक बिल्कुल अलग फलक पर देखता हूं। वो ये है कि जब से राहुल गांधी ने सदन में मोडानी का नारा बुलंद किया, उसके बाद से ये समझ लीजिए कि चाहे पार्टी हो चाहे गठबंधन हो, राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ेंगी, फ्रिक्शंस बढ़ेंगे, पार्टी में भी फ्रिक्शंस बढ़ेंगे और गठबंधन में भी बढ़ेंगे, क्योंकि इस देश में उद्योगपति के खिलाफ, प्रभावशाली उद्योगपति के खिलाफ, जिसको कि सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, उसके खिलाफ बोलना कोई आसान काम नहीं। ये चुनौती सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये मुश्किल घड़ी है कि गहलोत के साथ को कैसे संभाले या सचिन पायलट को कैसे संभाले। हो सकता है कि सरकार भी गिर जाए, हो सकता है कि सचिन पायलट अलग पार्टी भी बना ले, लेकिन ये सारी परिस्थितियां चुनौती है राहुल गांधी के लिए और उस संघर्ष के लिए चुनौती है जो इस देश में क्रोनी कैपिटलिज्म आप ये कह रहे हैं, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि सचिन पायलट की बगावत के पीछे भी अडानी है? क्योंकि इसके पहले तो कांग्रेस ने कल जो ट्वीट किया था, कांग्रेस के उस ट्वीट के हिसाब से गुलाम नबी आजाद के पीछे अडानी है, शरद पवार के पीछे अडानी है, हेमंत बिश्व शर्मा के पीछे अडानी है, अनिल एंटोनी के पीछे अडानी है और किरण रेड्डी के पीछे अडानी है। तो ये माना जाए सचिन पायलट के पीछे भी अडानी है? देखिए, ये अपने सोच का सवाल है। एक विश्लेषक हूं मैं, बिना सबूत के मैं कैसे इन बातों को कहूं कि अडानी कहां है नहीं है। मैं ये जानता हूं कि जब बड़े उद्योगपति के खिलाफ इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा संघर्ष छेड़ा जा रहा है, पार्टी में भी फ्रिक्शन होंगे, गठबंधन में भी फ्रिक्शन होंगे और सत्ताधारी दल का प्रकोप भी झेलना पड़ेगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। इसके लिए राहुल गांधी को तैयार रहना चाहिए। राहुल लाल जी, तो इन सब के पीछे अडानी हो सकते हैं? नहीं, देखिए, अगर लेकिन ये भी बड़ी दिलचस्प बात है, यही अडानी जो है अशोक गहलोत के साथ जो है तस्वीरों में नजर आते हैं और यही अडानी जो है अशोक गहलोत के राज में जो है बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन यही अडानी जो है सचिन पायलट के पीछे भी है, अशोक गहलोत के भी पीछे है। ये भी थोड़ी बात अटपटी लगती है। हाँ संजू जी, आऊंगा, एक मिनट राहुल लाल जी कमेंट फिर। आपके दो हिस्से हैं प्रश्न के। देखिए, पहला हिस्सा मैं कह रहा हूं कि देखिए इसके लिए हम लोगों को पहले तो 2020 में जाना पड़ेगा।
उस समय एक तरह से अडानी का मामला 2020 में नहीं उठा था। तो ये जो बीजेपी का चलता हुआ जो वो लोकतांत्रिक सरकारों का अपहरण करती है, वो उस अपहरण का उस मामले का था, ऑपरेशन लोटस का हिस्सा था ये। तो इसलिए ये घटनाक्रम में तो वो एक तरह से पहले से ही मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वो एजेंट बनकर पहले से ही घूम रहे हैं। अब आप देखिए, एक सवाल आप लोगों का ये होगा कि अगर वो बीजेपी के एजेंट बन के घूम रहे हैं तो फिर उन्हें पार्टी उनको निष्कासित क्यों नहीं करती, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती? तमाम लोग ये प्रश्न पूछते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को उन्हें निष्कासित करना भी नहीं चाहिए। जब आप उन्हें निष्कासित करते हैं तो फिर वो शहीद का दर्जा लेके फिर जो संजू वर्मा जी की पार्टी है उनको और महिमा मंडित करने के पीछे लग जाएगी। इसलिए उन्हें उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए और वो कांग्रेस पार्टी अपने बिल्कुल सही रणनीति पर चल रही है। अब मैं प्रेम कुमार जी के इस बात से उन्होंने एक संभावना जो ये लगाई तो हो सकता है कि इस प्रकरण में राजस्थान में कांग्रेस को नुकसान भी हो। मैं कह रहा हूं कि जितना ही आप अगर सचिन पायलट के प्रकरण पर आप ध्यान नहीं दें, उन्हें छोड़ दें बिना महत्व दिए हुए, राजस्थान में कहीं कोई संकट की स्थिति नहीं है, वहां पे कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में होगी। जो दूसरा सवाल था आपका कि आखिर अशोक गहलोत खुद जो है उनके प्रोजेक्ट को ले रहे हैं, उनके साथ दिख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है। देखिए, बात यह है कि किसी का प्रोजेक्ट लेना बुरा नहीं, लेकिन आप प्रोजेक्ट देने का तरीका तो हो रहा या नहीं है, उस मामले के ऊपर राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं कि किस तरीके से जो 20,000 करोड़ रुपया है जो कि बेनामी है। वो मेरा विषय नहीं था, लेकिन प्रेम कुमार जी ने जो इशारा किया कि भाई उन्होंने इतने अडानी का, तो इसलिए मैंने ये सवाल उठाया, क्योंकि ऐसा तो नहीं है अडानी जो है वो सचिन पायलट के भी पीछे है, अशोक गहलोत के भी पीछे है। उस संदर्भ में मैंने सवाल उठाया। मेरा ये मुद्दा नहीं था आज कि भाई अडानी को जो है कांग्रेस किस शर्तों पर दे रही है, बीजेपी की शर्तों पर, यह मुद्दा नहीं था। लेकिन मैंने कहा इसी संदर्भ में उठाया कि भाई ऐसा तो नहीं संभव हो सकता ना कि वो गहलोत के भी पीछे खड़े हों और वो सचिन पायलट के भी, क्योंकि आजकल राजनेताओं की आदत है हर चीज में जो है उद्योगपतियों को हम डाल देते हैं। पार्टी आपको संभालनी है, अगर आप नहीं संभाल पा रहे उसके लिए अडानी को हम दोष देंगे तो वो मुझे लगता है कि पार्टी के इंटरनल फाइट के लिए भी आप कहें कि भाई इंटरनल फाइट भी अडानी के कारण हो रही है, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा जो है बचकानी बात होगी। बहरहाल संजू वर्मा, भाई इस सबके पीछे बीजेपी का हाथ बताया जा रहा है और राहुल लाल कह रहे हैं कांग्रेस जो है मजबूत है, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अशोक जी, अभी काफी देर से मैंने बिना किसी को टोके मैं सबकी बातें बड़े धैर्य से सुन रही थी। अभी कृपया करके ये मैं आप पर छोड़ती हूं कि मुझे बीच में कोई टोके ना। ओके ओके। अभी दुष्यंत कुमार की आज पंक्तियों के साथ मैंने ये बहस का आरंभ किया था, तो दुष्यंत कुमार की कुछ और पंक्तियां सुनाऊंगी और फिर अपनी आर्ग्यूमेंट्स दूंगी। और दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां हाल ही में कुछ हफ्ते पहले लोकसभा में अपनी स्पीच के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, लेकिन कमाल तो ये है कि तुम्हें यकीन नहीं। तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, लेकिन कमाल तो ये है कि तुम्हें यकीन नहीं। कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस हार के कगार पर खड़ी है राजस्थान पर। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में क्या इंटरनल फाइटिंग है, क्या मनमुटाव है, वो दूसरी बात है। पर इस बहस में कई चीजों का जिक्र हुआ कि कांग्रेस तो डरती नहीं है, बीजेपी का तो 2023 में भी राजस्थान चुनाव जीतने की संभावना बहुत कम है। तो मैं बहुत जल्द 30 सेकंड में आपको कुछ चीजें बताऊंगी जिससे पता पड़ेगा कि हमने गुड गवर्नेंस तो सुना है, बट हमने बैड गवर्नेंस में कुछ होता है क्या? बैड गवर्नेंस किसे कहते हैं, वो अशोक गहलोत ने पूरी तरह से दर्शाया है। आपको याद होगा जब 2018 में अशोक गहलोत की सरकार सत्ता में आई, सबसे पहले क्या हुआ था, जो एक इंसिडेंट, एक वाकया बहुत प्रख्यात हुआ था। बीजेपी की अहम राजस्थान की नेत्री राजकुमारी जाटव, जो एक दलित महिला हैं, उन पर अटैक हुआ, उनका घर जलाया गया। और मैं ये कहना चाहती हूं कि आज भी 4.5-5 सालों में यदि दलित उत्पीड़न किसी भी राज्य में सबसे अधिकांश मात्रा में हुआ है तो वो राजस्थान में हुआ है। ये एनसीआरबी के डेटा कहते हैं। और आपके शो के माध्यम से मैं आज ये बात दर्शाना चाहती हूं कि सिर्फ 3 दिन पहले, और पूरी नेशनल मीडिया चुप है, किसी ने ये बात नहीं उठाई। यदि ये बात उत्तर प्रदेश में होती, मध्य प्रदेश में होती या भाजपा शासित गुजरात में होती तो टीवी की सुर्खियों में यह बात चीख चीख कर बोली जाती कि इस्तीफे दो योगी आदित्यनाथ, इस्तीफे दो शिवराज सिंह चौहान। गहलोत का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा। 3 दिन पहले एक युवती का सामूहिक बलात्कार होता है,
शाकुर खान नामक एक रेडिकल इस्लामिस्ट उस पर तेल डाल देता है। सरेआम सब देखते हैं, चुप रहते हैं, जब तक युवती को जोधपुर के अस्पताल लेकर जाया जाता है वो दम तोड़ देती है। तो ये हाल सिर्फ मार्च या अप्रैल 2023 का नहीं है, पिछले 4.5-5 सालों में यही होता आ रहा है। आपको याद होगा जनवरी 2022 में अलवर में 14 साल की गूंगी स्पेशली एबल्ड एक बालिका का सामूहिक बलात्कार होता है। प्रियंका गांधी वड्रा रणथंबोर में छुट्टियां मना रही थी। अलवर और रणथंबोर का जो डिस्टेंस है वो 215 किलोमीटर है। 2-2.5-3 घंटों में वो पहुंच सकती थी, अलवर पहुंची तो नहीं। ऊपर से गहलोत सरकार कहती है 14 साल की बालिका का तो बलात्कार हुआ ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज गलत है, अस्पताल के डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। बस सच्चाई की कोई मूरत है तो वो अशोक गहलोत है। मैं कहना यह चाहती हूं कि आज भी भारत में राज्य का चुनाव हो तो 2 मसले सबसे अहम होते हैं। एक होता है भ्रष्टाचार का, अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के खिलाफ तो सीबीआई एफआईआर दर्ज है। दूसरा होता है लॉ एंड ऑर्डर। आपको पता होगा अशोक जी, एनसीआरबी ने कहा है कि लगातार 2021 और 2022 में हर साल राजस्थान में कितने रेप्स होते हैं, कितने बलात्कार होते हैं, सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 6000 रेप्स, 6000 बलात्कार सालाना राजस्थान में होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ चुकी हैं। बाड़मेर आरोप मध्य प्रदेश पर भी लगते हैं, यही आरोप मध्य प्रदेश। अशोक जी, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, आप मुझे टोक सकते हैं। मैं ये कहना चाहती हूं कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न, और एक बात कहना चाहती हूं, अशोक गहलोत की सरकार ने बार बार हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीटमेंट दी है। आपको याद है पिछले साल कोटा में होली के पर्व के कुछ ही दिन पहले कई जगह इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट कर दी गई थी, पर जैसे ही ईद का मौसम आया तो सब कुछ सही था। आपको याद होगा कि अप्रैल 2022 में 300 साल पुराना शिवजी के मंदिर को अशोक गहलोत की सरकार ने तहस नहस कर दिया। आप ही की नगर पालिका परिषद थी, वो भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका परिषद। ओके आ रहा हूँ आपको टोका नहीं, चुप रहिए, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, चुप रहिए। और एक बात, ये जो कहते हैं ना कि वो 300 साल पुराना मंदिर नगर पालिका, उस नगर पालिका के जो कर्ता धर्ता है वो बीजेपी के हैं। नगर पालिका के कर्ता धर्ता बीजेपी हैं, पर राजस्थान की लैंड एग्रीमेंट ये है कि यदि कोई भी हेरिटेज टेंपल, और इसको हेरिटेज टेंपल का स्टेटस दिया गया था, उसका डिस्ट्रक्शन या उसमें कोई चेंज या उसमें कोई तोड़फोड़ सिर्फ चीफ मिनिस्टर और राज्य सरकार की अप्रूवल के बाद होता है। आपके नगर पालिका परिषद ने समर्थन कैसे कर दिया उसका? राहुल लाल जी से पहले प्रेम कुमार जी को मौका दीजिए। इनको बोलिए बदतमीजी ना करें। एक राहुल लाल जी, 1 मिनट बात पूरी होने दीजिए, फिर आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। मैं अपनी बात खत्म कर दूं, ठीक है? तो अशोक जी, चाहे जोधपुर हो, जैसलमेर हो, अलवर हो, बाड़मेर हो, झुंझुना हो, उदयपुर हो, बलात्कार में नंबर 1 यदि कोई राज्य है, द रेप कैपिटल ऑफ इंडिया, वो है राजस्थान। और अपनी बात को विराम देते हुए ये कहूंगी कि कांग्रेस सरकार ये बताए कि अप्रैल 2022 में जो इस देश में सबसे घातक करौली में दंगे हुए, जहां 82 हिंदुओं के घरों को जला दिया गया, कांग्रेस का नगर पालिक में जो बोलता था कि मैं तो हिंदुओं की सेवा करने के लिए करौली से जीत कर आया हूं, मतलूब अहमद कांग्रेस काउंसलर, वो आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब चाहिए। मैं उसमें 2 घटनाएं और जोड़ दूं जो आपने कहा, क्योंकि ये सेंसिटिव मामला है, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता था, लेकिन इसमें 2 घटनाएं सरतन से जुदा की जो घटनाएं हुई वो भी राजस्थान में ही हुई, वो भी हमने देखा कन्हैयालाल का। और दूसरा, इस साल भी वहां पर जो खबरें आ रही हैं वो मैं देख रहा था, राहुल लाल जी हाँ आ रहा हूं, इस साल भी मैंने जो खबरें देखी वो ये है कि यहां पर हनुमान जयंती से पहले कई शहरों में भगवा झंडा लगाने की अनुमति हिंदू संस्थाओं को नहीं दी गई। ये भी हमने अभी राजस्थान में देखा। प्रेम कुमार जी, कुल मिलाकर क्या लगता है कि ये कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, मैं राहुल लाल जी आता हूं, प्रेम कुमार जी का जवाब ले लूं, क्या आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर और साथ साथ जो है करप्शन, ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा? अगर बड़ा मुद्दा बनेगा तो सवाल यह है कि जो मुद्दा सचिन पायलट उठा रहे हैं करप्शन का, कांग्रेस उसको ऑन क्यों नहीं कर रही?
क्यों नहीं अशोक गहलोत भी कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, ये 5 साल पुरानी सरकार के करप्शन का मुद्दा, हम इसको ऑन करते हैं, हम इस पर भी कार्रवाई करेंगे, हम इस पर चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऑन नहीं कर रही कांग्रेस सचिन पायलट को, ना उनके उठाए हुए मुद्दों को। हाँ बिल्कुल, ये गंभीर प्रश्न है अशोक जी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दा चूंकि राहुल गांधी भी उठा रहे हैं और उन्हीं की नकल करते हुए सचिन पायलट भी उठा रहे हैं, तो उसको पार्टी को ओन करना चाहिए। यही वो संघर्ष है अशोक जी जो मैं बता रहा हूं कि आपने क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ आवाज उठाई है, तो ऐसे संकट आपके सामने पड़े, हो सकता है तो सरकार की कुर्बानी देनी पड़े, हो सकता है पार्टी की टूटने की स्थिति का सामना करना पड़े। आपने एक बात और कही थी कि अडानी तो अशोक गहलोत के भी साथ खड़े हैं, भाई सचिन के भी साथ खड़े हैं, तो किसके किसके साथ खड़े? देखिए अशोक गहलोत एक मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री किसी उद्योगपति का विरोधी थोड़े होता है, इन्वेस्टमेंट कराना उद्योगपति से उसका धर्म होता है। लेकिन जो कांग्रेस सवाल उठा रही है, राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है वो क्रोनी कैपिटलिज्म का और जो शेल कंपनियों के माध्यम से जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके कारण जो घपला हुआ उसकी जांच का सवाल उठा रही। जांच का सवाल तो सबको उठाना चाहिए, बीजेपी को भी उठाना चाहिए। खुद ये अडानी के हक में है कि वो जो दाग लग रहे हैं वो बेदाग होकर के सामने आए, ऐसी जेपीसी से जांच कराई जानी चाहिए। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन ये स्थिति जो है ये वर्तमान में अभी चर्चा हो रही थी, जैसे राजस्थान में बहुत अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, सांप्रदायिक घटनाओं का आपके भी उदाहरण संजू वर्मा जी ने दिया। संजू वर्मा जी बीजेपी की नेशनल प्रवक्ता है ना, वो पूरे देश के पैमाने पर भी इनको देखना चाहिए। ओके प्रेम जी, आपका नेटवर्क फ्रीज हो गया। राहुल लाल जी रिस्पॉन्ड कर दीजिए, मैं फिर संजू वर्मा जी तो ऐसा बता रहे हैं जैसे बीजेपी शासित राज्यों में बिल्कुल राम राज्य की स्थिति है। संजू जी वहां पे जो इतने सारे मामले दर्ज हो रहे हैं इसलिए कि वो पुलिस मामले दर्ज कर रही है। जो वसुंधरा राजे सरकार के दरमियान में पहले एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी होती थी, अभी भी मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस पे लूटपाट की घटना होती है, तमाम लोग फेसबुक से लेकर हर जगह शिकायत दर्ज करा रहे हैं। वो वहां पे मामले आपकी पुलिस दर्ज नहीं करती तो आपको संख्या तो कम दिखेगा ही। तमाम आप दूसरे राज्यों में जाएंगे तो वो विषय नहीं है आप जिसके ऊपर आप लेके आई हुए लॉ एंड ऑर्डर के मामले पे। इसलिए मैं उस मामले से हटकर फिर से अपने मुख्य मामले पे आ रहा हूं, जहां पे बात हो रही है कि भाई कांग्रेस आला कमान क्या कमजोर हुआ है। मैं नहीं मानता अशोक जी कि कांग्रेस आला कमान कहीं से कमजोर हुआ है। 7 सितंबर भारत जोड़ो यात्रा जब पिछले साल से शुरू हुई थी, उसके बाद से जो राहुल गांधी है वो बिल्कुल नए अवतार में है। पार्टी अभी सोचिए कि पार्टी में एक तरह से निर्वाचित मल्लिकार्जुन खड़गे शानदार ढंग से वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी अपने ढंग से चला रहे हैं, तो पार्टी पूरी तरह से बदल चुकी है। तो हम लोग कांग्रेस को पुराने ढंग से अगर मूल्यांकन करेंगे तो फिर हम लोग का मूल्यांकन गड़बड़ होगा। हाँ, पंजाब के मामले पे आप कह रहे थे उसमें जरूर पार्टी से निर्णय लेने में कई गड़बड़ियां हुई थी। मैंने तो खुद आपके कार्यक्रम में भी कई बार कहा था कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं जो पंजाब में हुआ वही तो कहा जा रहा है, वही राजस्थान में भी हो रहा है। यही तो अब कहा जा रहा है जो पंजाब में हुआ वही राजस्थान में। आपको याद है, आपको अच्छी तरह से याद होगा यही नवजोत सिंह सिद्धू जो आज राहुल गांधी के साथ और प्रियंका वाड्रा के साथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि मैं हाईकमान की ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये शब्द थे नवजोत सिद्धू के, और उन्होंने हाईकमान की नहीं कांग्रेस की ईंट से ईंट बजा दी। और आज सचिन पायलट वही काम राजस्थान में कर रहे हैं, कांग्रेस की ईंट से ईंट बजा रहे हैं, और कांग्रेस जो है तमाशबीन बनी हुई है। फिर आप कह रहे हैं नई कांग्रेस है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि दोनों जगह की स्थितियों में काफी अंतर है। देखिए कैप्टन अमरिंदर वहां पे एक तरह से, देखिए मैंने आपके कार्यक्रम में पहले भी कहा था कि वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। अच्छा, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। देखिए कई डिबेट में मैंने उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी मैंने खुल के सबसे पहले कहा था कि देखिए आज न कल ये कांग्रेस छोड़ेंगे और ये जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के दामन में। ये बताइए अभी कांग्रेस के कौन कौन से नेता बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? क्योंकि अभी तो ऐसा लगता है कई लोग तो कहते हैं राहुल गांधी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तो राहुल गांधी कांग्रेस के डुबाने पे लगे हैं, लोग ये भी कहते हैं। अशोक जी नहीं, देखिए ये तो हुआ कि राहुल गांधी के मजाक उड़ाने के लिए आप कुछ भी मजाक उड़ाने की बात नहीं कर रहा मैं इसलिए कह रहा हूं राहुल लाल जी, क्योंकि देखिए मेरे पास एक लंबी लिस्ट है।
कांग्रेस के कितने कद्दावर नेता एक एक करके पार्टी छोड़कर चले गए, और बार बार वो ये कहते हैं, आप सोचिए, और सिर्फ कद्दावर नहीं, कांग्रेस के युवा नेता, मैं ये कहता हूं, आज से कुछ साल पहले की तस्वीर देखिए, राहुल गांधी की किचन कैबिनेट, जो राहुल गांधी के साथ खड़े नेता थे, सुष्मिता देव कहां गई? टीएमसी में गई। उसके बाद देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां गए? बीजेपी में गए। सचिन पायलट खड़े रहते थे, आज वो उनके साथ नहीं खड़े हैं। उसके बाद जितिन प्रसाद कहां गए? बीजेपी में गए। आरपीएन सिंह कहां गए? बीजेपी में गए। ये नए नेता हैं। ये हार्दिक पटेल कहां गए? बीजेपी में गए। क्या कहा था हार्दिक पटेल ने? हार्दिक पटेल ने कहा था कि कांग्रेस के नेता जो दिल्ली से आते हैं, सचिन, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो या फिर राहुल गांधी हो, उनके लिए जो उनके लिए जो है चिकन सैंडविच लाता है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उसकी बात सुनी जाती है, लेकिन जो पार्टी वर्कर सुनना चाहता है उसकी बात। ये सारी चीजें अगर कांग्रेस के लिए चिंता का कारण नहीं है, कांग्रेस नेतृत्व के लिए चिंता का कारण नहीं है, तो क्या होगी कारण चिंता का? एक मिनट संजू जी रिस्पॉन्ड करते, फिर मैं आ रहा हूं। एक मिनट जी, संजू जी रिस्पॉन्ड कीजिए। मैंने अभी बहुत देर तक बोलिए आप बोलिए, फिर मैं। हाँ जी जी, राहुल लाल बड़ी शिद्दत से अपनी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, वो उनका धर्म भी है और बहुत अच्छा निभा रहे हैं अपना फर्ज। पर मैं ये मानती हूं कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। मैंने आपके दर्शकों के समक्ष आंकड़े रखे कि एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक लगातार पिछले 2-3 सालों से सालाना हर साल 6000 बलात्कार के केस राजस्थान से उभर कर आ रहे हैं, जो कि शर्मनाक है। और चाहे हम किसी भी पार्टी से हो, जब महिलाओं के खिलाफ इतने जघन्य अपराध होते हैं तो हमको एक स्वर में उसका कॉन्डेमनेशन करना चाहिए। दूसरी बात ये कि मैं ये मानती हूं कि जो दलित वर्ग है, इसको सिर्फ वोट बैंक के तरीके से नहीं देखना चाहिए। पर मई 2021 में एक बड़ा ही शर्मनाक स्टेटमेंट है अशोक गहलोत का, और गूगल हर किसी को आता है, थोड़ा गूगल में जाकर यदि आप होमवर्क करेंगे आपको दिखेगा। मई 2021 में राजस्थान के असेंबली के फ्लोर पर, राजस्थान की विधानसभा के अंदर अशोक गहलोत को जब पूछा गया कि दलित महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और उत्पीड़न के मामले, इसमें इतनी बढ़ोतरी क्यों देखी जा रही है, तो आपको पता है अशोक गहलोत का जवाब क्या था। और मैं बार बार महिलाओं का इशू इसलिए उठा रही हूं क्योंकि चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो या असम हो, महिला वोटर, जिसको साइलेंट वोटर कहा जाता है, वो आज साइलेंट तो नहीं है, पर महिला वोटर्स ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम में कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी। और बात करते हैं अशोक गहलोत ने मई 2021 में क्या कहा सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर। कहते हैं जो दलित उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं, ये सिर्फ मीडिया को टीआरपी देने के लिए हैं। असल में दलित महिलाएं लोगों को फंसाती हैं और जब असफल होती हैं तब वो दूसरों पर और जो अपर कास्ट के लोग हैं उन पर लांछन लगाने का काम करती हैं। ये शर्मनाक बयान अशोक गहलोत का राजस्थान के विधानसभा के अंदर का है। और सबसे अहम, खाली 20 सेकंड दीजिए मुझे, बाकी सब भूल जाइए। अभी भी, आज भी, पिछले 1 महीने से जो चल रहा है, आज भी जयपुर में लाठियां बरसाई गई पुलवामा के शहीदों के विधवाओं पर। क्या मांगा पुलवामा के शहीदों की विधवाओं ने अशोक गहलोत से कि हमको आप हमारा जो मॉनेटरी मुआवजा है वो मत दीजिए, पर हमारे शहीदों, हमारे पतियों के नाम का जो आपने कहा था स्मारक बनाएंगे और हमारे गांव में एक सड़क बनाएंगे। हमारी ये 2 मांगे ये तो पूरी कीजिए। आपने क्या किया? आपने विधवाओं पर लाठियां बरसाई और आप फिर कहते हैं कि हम सत्ता में वापस आएंगे। शर्म कीजिए थोड़ी। ओके। वैसे मैं राहुल गांधी आप ही के पास, मैं आखिरी कमेंट के लिए आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जोड़ दूं जो संजू जी ने कहा, उसमें एक बयान और मुझे याद आता है। राजस्थान में बलात्कार के ऊपर जो है, कांग्रेस के एक मंत्री ने सदन में यह भी कहा था कि भाई ये मर्दों का प्रदेश है ना, इसलिए तो मर्दों का प्रदेश कहा था, ये कह के ये भी बड़ा शर्मनाक बयान था। बहरहाल, लेकिन राहुल लाल जी कुल मिलाकर, अशोक गहलोत के दीपक मीना जिन्होंने ये शर्मनाक बयान दिया था, राहुल लाल जी कुल मिलाकर कांग्रेस के भीतर एक गुट चाहता है कि अब जो है, आपने कहा कि सचिन को नजरअंदाज करना चाहिए, पर कांग्रेस के भीतर एक गुट है जो चाहता है कि अब बहुत हो गया, सचिन पायलट के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि एक्शन होना चाहिए? क्योंकि अगर चुनाव तक इसी तरह से चलता रहेगा तो डैमेज तो होगा। देखिए, मेरे विचार से, देखिए, चूंकि जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं वो जरूर चाहेंगे कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि इस प्रकार से जब आप कार्रवाई करते हैं तो फिर अनावश्यक ही महत्वहीन व्यक्ति को महत्व प्राप्त होता है। अगर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी तो झूठा शहीद का तमगा लेके वो घूमना शुरू कर देंगे।
तो एक ये स्थिति बनेगी और संजू वर्मा जो अभी यहाँ पे मुस्कुरा रही है, उनकी पार्टी मुस्कुरा मुस्कुरा के जो है कि उनसे और भी अलग, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति पार्टी छोड़ के जाता है अशोक जी, देखिए आपने कई सारे बयान पहले भी गिनती करवाए, पार्टी छोड़ के जो लोग जा रहे हैं तब तो फिर वो तो फिर पार्टी के बारे में कुछ भी कह सकता है। एक चीज जो राहुल गांधी को लेकर जो तमाम रहा जाता है, एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास होता है। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल का चुनाव, जब चुनाव हो रहे थे तो उसके पहले तमाम लोग छोड़ छोड़ के बीजेपी की तरफ आ रहे थे, लग रहा था कि बीजेपी में आंधी तूफान पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को शून्य सीटें मिली है। राहुल जी को बोलने कांग्रेस को शून्य सीटें मिली है बंगाल में, शून्य सीटें मिली है बंगाल में। मेरे पास समय नहीं है राहुल जी अपनी बात पूरी कर ले, मेरे पास समय नहीं है राहुल जी। क्या हो गया बंगाल में? में तो तमाम बंगाल में कांग्रेस का जीरो सीट मिली। ओके मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। राजस्थान से हम गुजरात से बंगाल इधर उधर जाए, लेकिन कुल मिलाकर फोकस, एक मिनट रुकिए संजू जी, मेरे पास समय नहीं है। दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन कुल मिलाकर मैं कह रहा हूं राजस्थान में जो कुछ हो रहा है वो सिचुएशन जो है, वो पायलट का विमान पहले भी रनवे तक पहुंचा था, उड़ा था, लेकिन कहीं पहुंचा नहीं था। अब पायलट कहां लैंड करेंगे हम नहीं जानते, लेकिन कांग्रेस में टेंशन जरूर है, चुनाव का साल है। ऐसे में यह कहना कि दरअसल उनका कोई आधार नहीं है सचिन पायलट का, ये भी ठीक नहीं होगा। सचिन पायलट का आधार तो है, और वो क्या डैमेज करेंगे कल को, क्या चर्चा तो ये तक चल रही है कि वो तीसरी पार्टी कोई बना सकते हैं, आम आदमी पार्टी से मिलकर, कुछ स्थानीय नेताओं से के साथ मिलकर सचिन पायलट एक तीसरी थर्ड फोर्स भी बना सकते हैं। लेकिन क्या होगा ये सचिन पायलट तय करेंगे और कांग्रेस तय करेगी, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो इंटरेस्टिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मेहमानों का, तीनों मेहमानों का जो पहले जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो टूक में आज बस इतना ही, आपसे कल मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।